हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है सीडीपी सीरीज़ का रिवीजन नंबर 2 और इस वीडियो में हमने प्रीवियस संडे से लेके इस संडे तक जितना भी कंटेंट कवर किया उसको हम रिवाइज करेंगे, वो भी माइंड मैप की हेल्प से। जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर एक वीडियो में ये सीडीपी सीरीज़ की हर एक टेट एग्ज़ाम के लिए वीडियोज़ रहने वाली हैं और ये कंटेंट हर एक लेवल के लिए, चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। तो अपनी वीडियो को यहाँ स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला जो टॉपिक हमने कवर किया था वो था पेरेंटिंग स्टाइल, कि किस प्रकार से जो पेरेंट्स अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमने इसके 4 स्टाइल देखे थे, 4 इसके तरीके देखे थे जिसके हिसाब से बच्चे जो है पलते हैं अपने घर में। उनके पेरेंट्स अलग अलग यहाँ पे स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, एटीट्यूड, बिहेवियर अपनाते हैं ताकि वो बच्चों का यहाँ पे पालन पोषण कर सकें। तो सबसे पहले जो हमने इसमें देखा था वो था अथॉरिटेटिव। मैंने आपको डेमोक्रेटिक से भी बताया था, इसे आप डेमोक्रेटिव से इसे याद कर सकते हो, जिसमें बच्चों के पास खुद के अधिकार हो। आधिकारिक इसे हिंदी में कहते हैं। इसमें पेरेंट्स बच्चों की सुनते हैं, हर एक चीज़ पे बच्चों की सलाह भी यहाँ पे सुनी जाती है। ऐसा नहीं हमने कह दिया तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये पेरेंट्स बच्चों को एग्जाम्पल से समझाते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। कोई चीज़ नहीं करनी है तो क्यों नहीं करनी है, उसके पीछे जो बच्चे पूछते हैं क्यों नहीं करें इस चीज़ को, तो वो समझाते हैं अपने बच्चे को। तो इनके बच्चे कैसे बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं, लॉजिक देखते हैं हर एक चीज़ के पीछे, एक अच्छे डिसीजन मेकर बनते हैं और ये अपनी लाइफ में सक्सेसफुल के साथ साथ हैप्पी भी रहते हैं। फिर हमने नेक्स्ट टाइप की जो पेरेंटिंग स्टाइल देखी थी वो थी ऑथोरिटेरियन, जिसे हम सत्तावादी के नाम से जानते हैं। इसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो सत्ता को एंजॉय करते हैं, यानी पावर में रहते हैं पेरेंट्स। तो क्या करते हैं, अपने बच्चों को कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं। प्यार तो करते हैं लेकिन वो प्यार थोड़ा कम दिखाते हैं और कंट्रोल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को लगता है कि उसकी तो सुनी ही नहीं जा रही है। क्योंकि उसके पेरेंट्स, अगर वो बच्चा पूछता है क्यों नहीं करना ऐसा, तो ये जवाब देते हैं कि हमने कह दिया तो बस तुम्हें नहीं करना। तो बच्चा क्या है, इसमें खुद को कहीं ना कहीं यहाँ पे दबा हुआ महसूस करता है, उसे लगता है उसकी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। तो ऐसे केसेस में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बच्चे को लगता है उसके पेरेंट्स तो उसके दुश्मन है। तो ये जो पेरेंट्स होते हैं प्यार तो करते हैं लेकिन कंट्रोल थोड़ा ज़्यादा करते हैं। तो कंट्रोल ज़्यादा है और प्यार को हम बोलेंगे वार्मथ, तो प्यार थोड़ा कम है। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में इसमें कंट्रोल भी ज़्यादा होता है और प्यार भी ज़्यादा होता है। तो बच्चे को कहीं पे कमी नहीं होती, बच्चा गलत रास्ते पे नहीं जाता, पेरेंट्स हमेशा उसकी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज करते हैं। इसके बाद था परमिसिव, जिसे हमने कहा था अनुमोदक। ये क्या होते हैं, ये थोड़े से अपने बच्चों के प्रति फ्रेंडली होते हैं, ज़्यादा ही फ्रेंडली होते हैं, थोड़े भी नहीं। क्योंकि ये बच्चे को हर एक चीज़ में क्या देते हैं, परमिशन देते हैं। बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, हमारा छोटा ही तो बेटा है, कुछ गलत ही नहीं कर सकता। ये तो ऐसे सोच होती है इनकी कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, दिला देंगे दिला देंगे। तो इन्हें क्या लगता है कि ये बिल्कुल फ्रेंड है, ये कोई पेरेंट्स की तरह बिहेव नहीं करते, ना ही उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते, बस खुली आज़ादी दे देते हैं बच्चों को। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाते हैं बच्चों के प्रति, लेकिन कंट्रोल इनका बहुत ज़्यादा पुअर रहता है, बहुत ही कम कंट्रोल करते हैं बच्चों को ये। जिसके कारण इनके बच्चे कैसे बन जाते हैं, इनके बच्चे इस प्रकार के बन जाते हैं कि किसी के सुनते नहीं है, कोई अथॉरिटी है इनके ऊपर, किसी ने कोई चीज़ करने के लिए कह दी तो उनको एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं नेग्लेक्टिंग। ये ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिन्हें अपने बच्चों से कोई उपेक्षा नहीं होती, यानी कोई भी चीज़ यहाँ पे रिटर्न में नहीं चाहते, ये कोई भी इन्हें लगाव नहीं होता बच्चों के साथ। तो आप कहोगे कंट्रोल भी बहुत कम है और इनका जो प्यार है वो भी बहुत कम है, अपने बच्चों से बहुत कम लगाव रखते हैं, सिर्फ उनकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि तुम अपनी तरफ हम अपनी तरफ। इस टाइप के पेरेंट्स होते हैं कि ठीक है भाई, तुम हमारे घर में हो, हम तुम्हें खाना पीना दे देंगे, एक शेल्टर हमने दे दिया, लेकिन बाकी की कोई चीज़ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी निभाएंगे नहीं। तो इस प्रकार के पेरेंट होते हैं। आप देख सकते हो सबसे बेस्ट जो स्टाइल है पेरेंटिंग स्टाइल, वो आपका ऑथोरिटेटिव होता है। जैसे मैंने बताया कि बच्चों को खुद के अधिकार यहाँ पे देते हैं पेरेंट्स, उनकी सुनते हैं, अपनी भी चीज़ें समझाते हैं, दोनों के बीच में एक बैलेंस रहता है, कंट्रोल भी करते हैं, वार्मथ भी देते हैं, प्यार भी देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा एक बहुत ही अच्छा इंसान यहाँ पे बनता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने टॉपिक कवर किया था सोशलाइजेशन, जो है समाजीकरण, जिसमें हमने देखा था समाजीकरण का मतलब होता है हमारे समाज के नॉर्म्स और कस्टम्स को समझना और उनका पालन करना, यानी उसके मानदंडों और रीति रिवाजों को समझना, उसकी वैल्यूज़, उसके बिलीव्स को समझना और फिर उनको समझने के बाद उनका पालन करना। इसे ही हम सोशलाइजेशन कहते हैं, समाजीकरण कहते हैं। हमने देखा था ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी भी रुकता नहीं है। जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद वो लगातार उसकी आखिरी सांस तक रुकता नहीं है, क्योंकि वो जब से जन्मा है और जब तक वो जिएगा वो सोसाइटी में रहेगा और सोसाइटी में उसका कंटिन्यूसली यानी निरंतर क्या होगा, उसका समाजीकरण होगा। और ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होगा या सिर्फ आपके साथ होगा, घर में ही यहाँ पे हम देखते हैं कि सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। शुरू कहाँ से होता है, घर से ही होता है, फैमिली से होता है, परिवार से होता है। ये सार्वभौमिक है, कभी रुकेगा भी नहीं और हर एक जगह होगा, हर एक चीज़ में हमें समाजीकरण देखने को मिलेगा।
फिर हमने देखा था एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन वो होते हैं, एजेंट को हिंदी में एजेंट ही कहते हैं, जिनकी सहायता से जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा आसान बन जाती है। तो ये हमने देखे थे 3 प्रकार के हो सकते हैं, माइक्रो, मीज़ो और मैक्रो। माइक्रो सबसे छोटा था, जहाँ से शुरुआत होती है समाजीकरण की, और सबसे पहले शुरुआत होती है फैमिली से, परिवार से। उसके बाद दोस्त भी इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि दोस्तों से भी हम डायरेक्टली बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ इन्वॉल्व रहते हैं। फिर आता है मीज़ो एजेंट्स, ये वो होते हैं जिसके बाद क्या करता है बच्चा यहाँ पे जाता है, और ये कहीं ना कहीं एक बीच का मतलब मीडिएशन का काम करते हैं, किसमें जो अदर फैक्टर होते हैं और जो फैमिली होते हैं इनके बीच में जो चीज़ सिखाई जाती हैं उनको बोलते हैं मीज़ो। तो मीज़ो क्या है, फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा स्कूल सिखाते हैं और नेबर्स, हमारे पड़ोसी, जिनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट होता है समाजीकरण में। मीडिया हो गया, ग्लोबल कम्युनिटी होगी, इन्हें मैक्रो कहते हैं। ये बड़े लेवल पे हम इफेक्ट करते हैं, बड़े लेवल पे हमारा समाजीकरण करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करते, इनडायरेक्टली हम इन्फ्लुएंस करते हैं, इनडायरेक्टली हमारा समाजीकरण करते हैं। क्योंकि मीडिया और ग्लोबल कम्युनिटी के जिनसे आप मिले नहीं हो, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो, चीज़ें आपने सुनी है, देखी हैं, समझी हैं, लेकिन कैसे, इनडायरेक्टली। इसी कारण इनका डायरेक्ट प्रभाव देखने को नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमें समाज के नियम, समाज के रीति रिवाज, मानदंडों के बारे में सिखाते हैं। तो ये 3 प्रकार के एजेंट हो गए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मिनिएचर सोसाइटी यानी लघु समाज हम विद्यालय यानी स्कूल को कहते हैं, क्योंकि इसमें हर प्रकार का बच्चा आता है, अलग अलग घर से आता है, अलग अलग समाज से आता है, अलग अलग रीजन से आता है, अलग अलग रिलीजियन से आता है, उसकी कास्ट अलग हो सकती है, उसके घर में रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, तो सब एक जगह इकट्ठा होकर रहते हैं। तो सबका जो समाजीकरण है वो बिल्कुल सोसाइटी की तरह होता है, समाज की तरह होता है, इसीलिए हम इसे मिनिएचर सोसाइटी के नाम से जानते हैं। फिर हमने टाइप ऑफ सोशलाइजेशन देखे थे, समाजीकरण किस किस तरीके का हो सकता है। सबसे पहले था प्राथमिक, यानी शुरू में जहाँ से आपकी शुरुआत है समाजीकरण से, तो प्राइमरी हमारी फैमिली आ जाती है। फिर सेकेंडरी में कौन आ जाता है, सेकेंडरी में हमने देखा था फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से हमने देखा था, जिसमें क्या होता है फॉर्मली हम स्कूल में सीखते हैं कि किस तरीके से हमारे रीति रिवाज है, कैसे कस्टम है, हमारी सोसाइटी किन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, और इनफॉर्मली जैसे मीडिया हो गया, इनसे हम इनफॉर्मली सीखते हैं। फिर हमने रीसोशलाइजेशन यानी पुनर्समाजीकरण की बात की थी, कि जब आप एक समाज से दूसरे समाज में जाते हो तो आपको उसके समाज के बारे में जानना, उसके समाज को फिर से उसकी चीज़ें जानना, अच्छाई जानना, बुराई जानना, डिफरेंसेस जानना, सिमिलैरिटीज़ जानना, साथ ही में उसके नॉर्म्स, कस्टम, बिलीव्स, वैल्यूज़ जानना क्या कहलाता है, पुनर्समाजीकरण कहलाता है। मैंने आपको एग्जाम्पल से ही बताया था, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लो अभी आप रहते हो इंडिया के अंदर और फिर आप कुछ टाइम के बाद अमेरिका अगर शिफ्ट हो जाओगे, तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, रीसोशलाइजेशन करना पड़ेगा। अब आपको अमेरिका के हिसाब से समाजीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जो इंडिया का समाज जिस चीज़ को सही मानता हो वही सेम चीज़ को अमेरिका का समाज गलत मानता हो। तो इस तरीके से जो समाजीकरण है, हमें उस समाज में जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके हिसाब से हमें ढलना पड़ता है। फिर हमने एंटीसिपेटरी की बात की थी और डेवलपमेंट्री की बात की थी। एंटीसिपेटरी मैंने आपको बताया था अग्रिम होता है, और डेवलपमेंट्री हमारा कौन सा होता है, विकासात्मक होता है, जिसमें हम अपनी स्किल्स को क्या करते हैं, उनका विकास करते हैं। और एंटीसिपेटरी अग्रिम आप मुझे कमेंट करके बताना क्या था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। हमने देखा था कुछ होती हैं सक्रिय यानी एक्टिव, और कुछ होती हैं टर्शरी पैसिव यानी निष्क्रिय। एक्टिव वो होती है जो सीधा हमारे ऊपर प्रभाव डालती है समाजीकरण में, जैसे फैमिली, स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कल्चर, रिलीजन और पीयर्स, हमारे दोस्त। ये है सक्रिय और ये है निष्क्रिय। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मीडिया, बुक्स, टीवी, रेडियो, कोई भी आप जगह घूमने जा रहे हो, कोई प्लेस है, तो वो सारी चीज़ें आपको इनडायरेक्टली प्रभावित करती हैं। तो ये हमारे हो गए एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। फिर हमने एक स्टेटमेंट की बात की थी कि मैन इज़ अ सोशल बीइंग, एक मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो ये अरस्तु यानी एरिस्टोटल ने ये बात कही थी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ देखी कि वो सारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में हिंड्रेंस यानी रुकावट का काम करती हैं, और ये बच्चे के अंदर पाई जाती हैं। तो हमें उन्हें कैसे पहचानना है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके हिसाब से इनको बांटा गया है। तो सबसे पहले है डिसग्राफिया। इसमें मैंने आपको बताया था डिस का मतलब होता है डिसऑर्डर, और ग्राफिया जैसे हम ग्राफ बनाते हैं, लिखते हैं हम ग्राफ के अंदर अपने हाथों की हेल्प से पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। तो डिसग्राफिया क्या होता है, जिसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो। किसमें प्रॉब्लम हो, लिखने में प्रॉब्लम हो। फिर आता है डिसलेक्सिया। तो लेक्सिया का मतलब होता है वर्ड्स, और डिस का मतलब होता है डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत होती है, जो शब्द होते हैं उन्हें पढ़ने में दिक्कत होती है। डिसकैलकुली आप जानते हो कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो उसे कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। और लोकोमोटर का मतलब होता है उसे मूवमेंट, यानी जो खुद का जो शरीर है उसके ऊपर उसका पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता, उसे मूव करने में, मसल जो है उसकी मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि वो कोई चीज़ ठीक से पकड़ नहीं पाएगा, वो ठीक से चल नहीं पाएगा, या कोई भी एक्टिविटी जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होगी मसल की, वो नहीं कर पाएगा। फिर था डिस्फेशिया या डिसभाषिया जिसे आप कह सकते हो, जिसमें भाषा से रिलेटेड उसे
दिक्कत होती है। ठीक है, फिर ऑटिज्म हमने देखा था जिसमें बच्चा क्या करता है, रिपीट करता है, इसीलिए हम इसे रिपीटिव मोटर डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। और ADHD का फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे और मैं आपको बता देती हूँ। ये ऐसी यहाँ पे डिसेबिलिटी होती है जिसमें बच्चा क्या करता है, अटेंशन की कमी होती है बच्चे में, और वो हाइपर एक्टिव होता है, यानी एक्टिव तो बहुत ज़्यादा है लेकिन एक चीज़ पे ज़्यादा देर फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन की उसे प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बार बार पूछे जाने वाली लर्निंग डिसेबिलिटीज़ थी। और फिर इसका एक एक्ट भी पूछ लेते हैं, RPWD। इसका फुल फॉर्म भी आप मुझे बताओगे क्योंकि मैं वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, यहाँ पे हमसे रिवाइज कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ये 2016 में आया था एक्ट, और इसमें 21 टाइप की डिसेबिलिटीज़, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का जिक्र हमें देखने को मिलता है। तो हमने इतने ही टॉपिक कवर किए थे। आई होप माइंड मैप की हेल्प से आपको भी इंटरेस्टिंग लगी हो वीडियो और आपके लिए भी यूज़फुल और इजी रहा हो कि हमने क्या क्या चीज़ कर ली है, उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। फॉर वॉचिंग।